हेलो बच्चों, मैं हर्ष भैया आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चलने वाले समर्थ बैच में। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सही आपने सुना, हमने फिजिकल केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर लेके आया हूं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। भाई कुछ बच्चों के कमेंट आए कि भैया वो थोड़ा क्वेश्चन बढ़वा दो थोड़ा डिटेल में, तो भाई अब मैं ना बहुत डिटेल में जाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर जाऊंगा तुम लोगों को। मेरे को लगा कि भैया तुम्हें बेसिक आता है, मैं थोड़ा ऊपर रहा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल ही बेसिक जाऊंगा। अब मैं ये मान के चलूंगा कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। तो अब जीरो से हीरो बनाने वाला सीन कॉन्सेप्ट दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर होने वाला वो ना थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कमेंट किए भैया थोड़ा डिटेल्ड लिखा हो, तो भैया अब लिखा हुआ भी है, क्वेश्चंस भी है, बेसिक भी है। स्टार्ट कर रहे हैं आज की धमाकेदार वीडियो। ध्यान सुनो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से सुनना। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जब बात हुई तो क्या क्या बात हुई। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच के बारे में बताती है, ध्यान से सुनना, जिसमें हम हीट से बात कर, थर्मो का मतलब हीट, हीट जैसी चीजों से बात करते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस करते समय एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ना थर्मोडायनेमिक्स होता है। और तो हम हीट के बारे में भी पढ़ते हैं इसके अंदर। हीट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मो तुमने सुना ही होगा, थर्मल, थर्मेट, थर्मट मतलब हीट है ना, और हीट क्या है, एनर्जी है, बिल्कुल सही। उसके बाद इट इज ऑल्सो डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म एनर्जी, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कि भैया हीट है, वो वर्क करके दिखा देगी तुम लोगों को, वर्क है वो हीट करके दिखा देगा। इन दोनों को मिलाकर तुम्हें कुछ अलग अलग एनर्जीज मिलती जाएंगी। जैसे मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें मिल सकती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें मिल सकती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल सकती है। और ऐसी सारी एनर्जीज को जब हम ऐड करते हैं और सब कुछ को हम प्लस करते हैं, हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। तो अभी पढ़ेंगे सब बस। तो अभी बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो एनर्जीज के बारे में डील करना हमें सिखाती है। करें स्टार्ट, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखो सिस्टम और सराउंडिंग्स, ये दो चीज होती है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स बात करता है, एक ऐसे समझो जैसे मान लो कि तुम्हारा जीवन है, तुम्हारे जीवन में ना एक सेंटर होगा, है ना, एक के चक्कर में तुम सारे काम करते हो, तो वो तुम्हारे जीवन का, तुम उस पर क्या करते हो, काम, तो वो है तुम्हारे लिए सिस्टम। बाकी सारी चीजें है सराउंडिंग्स। क्या है वो सारी चीजें, क्या है, सराउंडिंग्स। ध्यान सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो हमारी मदर है ना, हम अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, तो हम सब अपनी मम्मी के लिए करना चाहते हैं। तो हमारे लिए अगर हम सेंटर ऑफ लाइफ बोले, हमारी क्या है, मम्मी, तो मम्मी हमारे लिए सिस्टम है, और बाकी सब दुनिया हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी मम्मी रखती है। मीन्स मम्मी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मम्मी उस समय सिस्टम है, और बाकी दुनिया सराउंडिंग्स है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूं, तो अगर मैं इस पेन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर ये पेन है तो ये पेन जो है वो एक सिस्टम है, और बाकी इसके सारी दुनिया क्या है, सराउंडिंग्स। ये पेन, ये सराउंडिंग, ये सब मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। क्या मिलकर बनाते हैं, यूनिवर्स। अब सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स समझो क्या होता है। देखो सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक्स इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब जिस पर भी तुम थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ रहे हो वो सब क्या होते हैं, सिस्टम। जिस भी पर भी तुम स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग्स। जैसे एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, और यूनिवर्स और सिस्टम, सॉरी, सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को अलग अलग कौन करता है, बाउंड्रीज, लिमिट्स, बाउंड्रीज, दीवारें, आउटर मोस्ट कवरिंग्स, लाइक दैट। ध्यान सुनना क्या लिखा, बाउंड्री, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम और सराउंडिंग्स। जो भी सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर दे, अलग अलग कर दे, वो क्या होता है, बाउंड्रीज होती है। ये सच में भी हो सकती है और झूठ में भी हो सकती है, मतलब इट इज रियल और हाइपोथेटिकल एज वेल। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सुनना भैया, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। मैं यहां पर सिस्टम लिख रहा हूं कि भैया जो सिस्टम है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक क्लोज्ड सिस्टम, एक ओपन सिस्टम, और एक आइसोलेटेड सिस्टम। सही है,
अब ध्यान से सुनते जाना, क्लोज आइसोलेट, अच्छा दिख नहीं रहा, चलो मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट कर दूं, बस ठीक है। अब ध्यान सुनते जाओ, देखो मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसे एक सिस्टम है जो ऊपर से क्लोज है। अरे कहाँ बना दिया, क्लोज सिस्टम नहीं है ये, तो ओपन बना दिए हैं हम, देखो इसको मिटाओ। क्लोज सिस्टम ये है, सबसे पहले क्लोज सिस्टम की बात करनी, तो क्लोज सिस्टम ये है, ये ओपन सिस्टम है। और ये अभी बताता हूं कौन सा सिस्टम है। देखो क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में क्या अंतर है कि क्लोज सिस्टम जो होता है वो आउटर मोस्ट से कवर्ड होता है, मतलब कवर होता है पूर्ण रूप से, वो क्लोज बाउंड्रीज में होता है। ओपन खुले बाउंड्रीज में होता है। अब ऐसे समझो, इसके अंदर ना आप सब मैगी बना रहे हो, क्या बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, और इसके अंदर भी कुछ बन रहा है, ये बताता हूं क्या बन रहा है। अब इसके अंदर ना ओपन मैगी बन रही है, ठीक है, यहां पर तुमने क्या दिया, हीट दी, हीट, सही। अब हीट तुम दे रहे थे, मैगी बनती जा रही थी। अब मैगी बन रही है, मैगी बन रही है, तुमने क्या करा, मैगी में मैगी मसाला डाल दिया, बटर डाल दिया, और जो तुम्हें डालना है वो तुमने डाल दिया। इसका मतलब तुम इसके अंदर क्या ऐड कर पा रहे हो, मास। क्या ऐड कर पा रहे हो, मास। बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अगर तुम इस बर्तन को जिसके अंदर मैगी बन रही है, तुम इसे छुओ, तुम इसे छुओ, तो तुम जैसे छुओगे ना, तुम्हें छैया छैया हो जाएगी भाई, इतना गर्म मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर एक तो मास एक्सचेंज हो रहा है, और साथ साथ अगर तुम इसको छुओगे तो तुम्हें यहां पर एनर्जी एक्सचेंज होती हुई भी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी एक्सचेंज। मतलब मास और एनर्जी दोनों ही क्या हो रहे होंगे, एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज हो सकते हैं। तुमने भाई एक्सचेंज कर दोगे ना, तुम अपना हाथ लगाओ उस बर्तन पर, तो हीट एनर्जी तुम में ट्रांसफर हो जाएगी, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और तुम मास डाल सकते हो। अगर तुमने ऐसा लगा कि भैया तुमने कोई गलत चीज डाली मैगी में, तुम उसको निकाल, मान लो तुम चम्मच से डाल रहे थे, चम्मच भी गिर गई, तो चम्मच भी मास बढ़ा देगी, अब तुम चम्मच निकाल लो। इसका मतलब मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज की जा सकती है। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। क्लोज में क्या होगा, यहां से तुम छुओगे, ऐसा समझो कुकर में कुछ उबल रहा है, आलू उबाल रहे हो, है ना, तो अब आलू उबाल रहे हो, तुमने कुकर के अंदर आलू डाल रहे हो और कुकर कर दिया लॉक। अब कुकर ऊपर से क्या हो गया, क्लोज। तो अगर क्लोज हो गया तो क्या मास, क्या इसके अंदर तुम मास डाल सकते हो, क्या तुम इसके अंदर मास डाल सकते हो, तुम बोलोगे नहीं, मास इसके अंदर हम नहीं डाल सकते। बात समझ में आ रही है, क्या नहीं डाल सकते, मास। ध्यान सुनते जाना, क्या नहीं डाल सकते, मास। अच्छा, क्या इसके अंदर हम यहां से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, सोच के देख लो, सोच के देख लो कि अगर कुकर के अंदर तुम मास नहीं डाल सकते, कुकर के अंदर तुम मास नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते, ठीक है कोई बात नहीं है सर, पर अगर तुम कुकर गैस पर चल रहा है, हीट दे रहे हो, तुम उसको छुओ तो एनर्जी तो एक्सचेंज हो जाएगी ना, हाथ तो जल जाएंगे, हाथ तो गर्म हो जाएंगे, हीट एनर्जी ट्रांसफर तो हो जाएगी। इसका मतलब जो क्लोज सिस्टम होता है वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, मास नहीं। ओपन सिस्टम मास और एनर्जी दोनों को क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई, चलाऊं बात आगे। अब आइसोलेटेड क्या होता है, और एक बात और, एक बात और, क्लोज और ओपन दोनों के पास जो वॉल्स होती हैं उसको बोलते हैं डायथर्मल वॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, डायथर्मल, दिख रहा है ना ऊपर, हाँ, डायथर्मल वॉल। डायथर्मल वॉल का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी को एक्सचेंज करने में काम करे। आइसोलेटेड के अंदर थर्मोफ्लास्क जैसी चीजें होती हैं, वो तुम्हारे पास एक बॉटल होगी ना, जिसके अंदर तुम पानी डालते हो और वो पानी गर्म रहता है, ठंडा डालते हो तो ठंडा रहता है। पहली बात, जो आइसोलेटेड होती है उसके पास एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल्स, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होता है ये टेम्परेरी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार डाल दिया और जीवन भर वो गर्म या ठंडा रहेगा, ऐसा नहीं होता, टेम्परेरी होता है। दूसरी बात, इसके अंदर मास, इसके अंदर मास और एनर्जीज कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गई, एक बार पढ़ लो। डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम, सराउंडिंग सिस्टम्स कैन बी क्लासिफाइड। सिस्टम को क्लासिफाइड किया गया कैसे, ओपन सिस्टम है सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग। जो एनर्जी और मैटर दोनों को सराउंड कर दे वो क्या है, ओपन। एनर्जी भी मास भी, सब चेंज, सब चेंज। फॉर एग्जाम्पल कॉफी इन ओपन ग्लास, समझ में आ रहा है, मतलब दूध डाल रखा, कॉफी डाल दी, हो गया। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम समझो,
ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ सराउंडिंग्स। एनर्जी सिर्फ एक्सचेंज कर रहा है, सिर्फ क्या एनर्जी क्या एक्सचेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मास एक्सचेंज नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। आइसोलेटेड सिस्टम, ए सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विथ सराउंडिंग। सराउंडिंग्स के साथ ना एनर्जी एक्सचेंज कर रहा ना मैटर एक्सचेंज कर रहा, आइसोलेटेड होता, एडियाबेटिक वॉल्स पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉफी इन थर्मोफ्लास्क, इसके अंदर कॉफी इन क्लोज वेसल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस तुम बहुत अच्छे से जानते हो। होमोजीनस वो जो अच्छे से मिले हो, कंज्यूम हो, मिसेबल हो, ये सारी चीजें, और इमिसेबल जो ठीक से नहीं मिलते हो, फिजिकल द्वारा सेपरेशन किए जा सकते हो, वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस। तो भैया अगर तुम होमोजीनस देखो, जो सिंगल फेज में पाए जाए वो होमोजीनस, जो मोर देन सिंगल फेज में पाए जाए वो हेट्रोजीनस। एग्जांपल के लिए प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड। एग्जांपल के लिए सिस्टम ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड, और इमिसेबल लिक्विड्स आर ऑयल और वाटर, ये मान लो। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? चले आगे, बहुत बड़े। देखो आज मैं पूरा लिख के लाया हूं, बढ़िया है ना। अब बढ़िया चलते जाएंगे। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर। एग्जांपल कमेंट करो फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। कहता है व्हेन नो हीट एंड मैटर इज अलाउड टू एंटर और लीव बाय सिस्टम। नो हीट नो मैटर, ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही ना कुछ, आइसोलेटेड, एडियाबेटिक। मतलब एडियाबेटिक वॉल होंगी और आइसोलेटेड सिस्टम होगा। क्लियर? चलें आगे, बहुत बढ़िया। लो भाई एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। ए वेल स्टॉप थर्मोफ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब, दिस इज एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। दोनों का एग्जांपल एक ही है, आइसोलेटेड सिस्टम। और क्या होगी इसके पास, एडियाबेटिक वॉल्स। नो, ये तो इसमें लिखा हुआ ही है, हाँ, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत? चलें आगे, बहुत सही, बहुत सही। आना चाहिए तुम लोगों को कमेंट्स करना। नेक्स्ट भाई, अब बहुत डिटेल में पढ़ाया करूंगा, अब बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती है भाई, मैं अपनी गलती मानता हूं। मेरे को लगा कि तुम लोगों को, जैसे तुम भाई, हमने नीट वाले बच्चों के लिए चला रखा है, तो हमें लगा कि भाई तुम लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा, तुम लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा बिल्कुल, तो वो टाइम वेस्ट लगता मुझे। पर मेरे को लगा, अब तुम्हारे कमेंट्स आए कि भैया क्वेश्चन भी थोड़ा डिटेल में कराओ। मेरे को लगता था क्वेश्चन थोड़े जल्दी कराऊंगा तो तुम भी उस अप्रोच को जानोगे और अपने पेपर में जल्द से जल्द क्वेश्चन बनाना सीखोगे। पर अब मैं डिटेल में क्वेश्चन कराऊंगा, और डिटेल में क्वेश्चन कराने के बाद फिर तुम उसको जल्दी बनाने की घर पे प्रैक्टिस करना, और तुम्हें मेंटोस तरीके बताता रहूंगा कि जल्दी कैसे बनाना, पहले डिटेल में और फिर उसके बाद ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आया स्टेट। भाई जो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन होते हैं वो दो होते हैं, एक स्टेट फंक्शन, एक पाथ फंक्शन। ऐसे समझो, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है। देखो, तुमने साइंस ली, ठीक है, तुमने 11th क्लास में साइंस ले ली। अब तुम्हारे को सबको इस दुनिया में क्या पता है कि तुमने साइंस ली, तुमने मेहनत करी और तुम डॉक्टर इंजीनियर बने। तो ये क्या है, तुमने साइंस ली, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, ये पता है दुनिया को। तुम्हें क्या पता है, तुमने साइंस ली, रोज तुम पढ़े घिसे, रात रात को जगे, यूटीज के लिए तैयारी, 300 400 500 1000 क्वेश्चंस लगाना, हर चैप्टर को इतने डिटेल में पढ़ना, इतने टाइम बार पढ़ना, मतलब ये सारी चीजें जो तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, रोज रोज डेली 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 इस चीज को पढ़े जा रहे हो, रोज धीरे 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 मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो। मतलब 11th क्लास में साइंस लेने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनने का जो पाथ था वो तुमने फॉलो करा, कोई और नहीं जानता कि तुमने कितनी मेहनत करी है, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए जो पाथ होता है, जो पाथ पर डिपेंड करे, जो रेगुलर बेसिस पर डिपेंड करे, वो होता है पाथ फंक्शन। और एक होता है जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, वो होता है स्टेट फंक्शन। कोई नहीं जानता तुम्हारी डेली की मेहनत, सिर्फ तुम जानते हो, और तुम्हें करनी है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो तुम्हारा सिलेक्शन मुश्किल है। पहली बात ध्यान सुनो, स्टेट फंक्शन, these are the thermodynamics function whose values depend only on the state of the system and independent on path. path पर depend नहीं करता, initial और final. Followed to change the state of system. जैसे both state and state variable are same. कहीं state function या state variable लिखा है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें क्या होती है, सेम। चेंज इन वैल्यू स्टेट फंक्शन, ऐसे डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा, मान लो मैंने निकाला डेल्टा वेलोसिटी, तो तुम क्या लिखोगे कि भैया फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इनिशियल।
हाँ मुझे पता है ये वाली बात कि डेल्टा वी को v माइनस यू भी लिख सकते हैं। सही है ये वाली बात, बहुत बढ़िया। डिफरेंशियल ऑफ द स्टेट फंक्शन इंटीजर ओवर अ साइक्लिक, ध्यान सुनना, ओवर अ साइक्लिक का मतलब क्या है कि ऐसे मान लो कुछ ऐसा है और यहाँ पे साइक्लिक कंडीशन है, तो यहां से चले a से चले b पर, b से चले c पर, c से चले d पर, और c से और d से चले वापस a पर। तो a पर अगर तुम वापस पहुंच गए हो, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट और अगर फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है, तो तुम क्या बोल दोगे कि स्टेट फंक्शन जीरो। भैया तुम दिमाग लगा लो, जहां से चले वहीं आ गए, वहां पर अब वहां से वहां तक का अगर मैं बेसिक देखूं सबसे छोटा, तब क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल तो एक ही है। अब तुम 5 में से 5 घटा लोगे तो कौन सा 500 आ जाएगा, है भाई? कोई है आर्यभट्ट ऐसा जो कह दे कि इतना आ जाएगा? नहीं ना। इसलिए तो स्टेट फंक्शन के लिए क्या होता है, ये सब पाथवे जीरो होता है। इन अदर वर्ड्स, ओवरऑल चेंज इन स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू जीरो। इस बात को ध्यान रखना, 5 स्टार पॉइंट है ये। फॉर एग्जाम्पल, इस मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी पढ़ते हैं हम सब, क्या है, स्टेट फंक्शन जैसा ही होता है। एंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, एंट्रोपी चेंज, गिब्सन एनर्जी चेंज, ये सारे ये क्या होते हैं, सब स्टेट फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन सुनो, पाथ फंक्शन क्या, जो पाथ पर डिपेंड करे। दीज आर द थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द पाथ कनेक्टिंग टू स्टेट। पाथ पर डिपेंड करना, साइंस ली, आज मेहनत कल मेहनत रोज मेहनत, 2 साल 2.5 साल झुक के मेहनत करे जा रहे हो और सिलेक्शन ले रहे हो। मेहनत तुम्हें पता है, इसका मतलब तुम जो फॉलो कर रहे हो वो पाथ है। मतलब 11th क्लास टू डॉक्टर्स या फिर जेई करके इंजीनियर। अरे यार यहाँ पे या तो नीट लिखते या जेई लिखते, चलो यार यहाँ नीट लिख दें। देखो 11th के बाद नीट या जेई कर लेना, या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यही है पाथ फंक्शन डेली बेसिस पर, जो तुम जानते हो। इस पाथ को यू नो, डू यू नो, यू नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू। भाई कितने भी हो सकते हैं पाथ। देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊं, इसके कितने पाथ भी हो सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाऊं, ऑफलाइन पढ़ाऊं, घर आके पढ़ा दूं, होम ट्यूशन, मतलब ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। पाथ बता रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए कि आओ भैया हमारे घर आ जाओ। मैं कहूँगा महंगा है भैया, बहुत पैसा आ जाओ। देखो ऐसा नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, फिर सुनो। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऐप पे जाकर, ट्यूशन में आकर, घर पे आकर, कैसे भी पढ़ा दूं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कैसे भी बता दूं ना। इंस्टाग्राम से याद आया भाई, अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है, तुम लोग कमेंट कर रहे हो, करो कमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर उस पर रिप्लाई आ पाता है तो सही है, और अगर उसको करने के बाद अगर नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, उस पर मैं डीएम के रिप्लाई कर देता हूँ। और जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है रिप्लाई आ रहे हैं, और अपनी अटेंडेंस देते रहना, क्योंकि मैं उसी पर अटेंडेंस भी मार्क करवा रहा हूँ सबके सब। समझ में आ रहा? चलते रहो आगे। पाथ फंक्शन क्लियर। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये बहुत धमाकेदार होती हैं, अब ये समझते जाना। देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैसे? प्रेजेंट इन सिस्टम, साइज, वॉल्यूम। मतलब देखो सिस्टम, अमाउंट, मास और वॉल्यूम, साइज ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। मतलब जो मास और वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है, जो मास और वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्सन एनर्जी, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब देखो ना, जैसे मान लो ये पेन, ये एक पेन है ना, इसका मान लो जो मास है वो 10 ग्राम है। अगर मैं इसको बीच से अलग कर दूं, आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। अब दिमाग लगाओ कि अगर ये 10 ग्राम का है तो क्या अभी भी 10-10 ग्राम का रहेगा? नहीं, अभी 5-5 ग्राम का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये मास और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। मतलब इसकी जो मैंने बात बताई, मास, वो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बहुत बढ़िया। दीज प्रॉपर्टी विल चेंज विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे तोड़ दिया तो आधा हो गया। It is important to note that total value of an extensive property of system is equals to the sum of values of different part into which system is divided। जैसे क्या कह दी इतनी बड़ी लाइन, इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं तो 5 इसको 5 इसको जोड़ दो, 4 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं तो चारों का वेट जोड़ दो, आपस में टोटल का आ जाएगा। बस यही कह रहा है। क्लियर? बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट समझो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर लाइक जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, जो मास और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मास आधा करो, वॉल्यूम आधा करो। जैसे मैं बताता हूं, तुम एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, तुम कमरे में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, जहां भी तुम बैठे हो, है ना। अब मान लो तुम्हारा जो कमरा है वो 10 बाय 10 का कमरा है, सही। अब उसमें ना टेम्परेचर रखा है कुछ 30, ऐसे मान के चलो। अब मैं उस कमरे में अगर पार्टीशन एक खींच दूं, ठीक है, अगर उस कमरे में एक पार्टीशन खींच दूं तो कमरा 10 बाय 5 10 बाय 5 का हो गया, एक मान के चलो। अब आधा हो गया कमरा, तो क्या जो टेम्परेचर था 30 वो 15-15 हो गया दोनों में? नहीं, नहीं हुआ। टेम्परेचर अभी भी दोनों में क्या है, 30-30। जैसे एक सॉल्यूशन, एक तो एग्जांपल ये, एक और समझो। सॉल्यूशन है एक, अब सॉल्यूशन का पीएच है 3, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है काफी। तीन पीएच है उसका। अब मैंने ना उस सॉल्यूशन को, आधे सॉल्यूशन को दूसरे ग्लास में डाल दिया, एक आधे को अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब दोनों में क्या पीएच 1.5 हो जाएगा, वो और एसिडिक हो जाएगा? नहीं, दोनों का पीएच क्या रहेगा, सेम। कॉन्सेंट्रेशन सेम, टेम्परेचर सेम। तो कंडीशन क्या होती है, जो मास और वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड नहीं करते, उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। Properties which are independent of the amount of substance present in the system and size of the system are called intensive property. For example, pressure, density, temperature, viscosity, surface tension, refractive index, chemical potential, EMF, specific heat. These are the extensive property. तुम लगा लो कांच है, शीशा है, उसकी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो एक कांच है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है। अब यूनिट तो होती नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो 1.5 है। अब तुम कांच को तोड़ दोगे तो क्या कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का हाफ हो जाएगा? सेम ही रहेगा ना। स्पीड ऑफ लाइट तो उसके अंदर, जैसे अगर हाफ है तो 2 × 10⁻80 बैठेगी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ऐसे ही बैठेगा। तो इस तरीके से चलते हैं। फॉलोइंग सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर मान लो तुम डीए, भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ऐसे रेशियो बना रहे हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो ऐसे, तो क्या होगा, चेंज इन ए, भाई तुम दिमाग लगा लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये, तो मतलब जैसे A बाय B है, तो तुम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो कि भैया चेंज इन A अपॉन में चेंज इन, क्यों, थर्मोडायनेमिक्स का फंक्शन है, तो थर्मोडायनेमिक्स का फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन को फाइनल माइनस A2 माइनस A1 लिख सकते हो, और B को B2 माइनस B1 लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हो। इस तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो लिखा है, इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज पर यूनिट मोल, और ये देखो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर तुम किसी के आगे मोलर या स्पेसिफिक लगा देते हो, सीधा सीधी बात है इसमें, ठीक है, अगर तुम किसी के आगे मोलर या स्पेसिफिक लगा देते हो, तो स्पेसिफिक हीट लगा दी है ना, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मोलर अगर तुम लगा देते हो ना, जैसे मास क्या है, मास बताओ, बताओ मास, बोलो मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर अगर तुम मोलर मास बोलो तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब तुम किसी के आगे मोलर या स्पेसिफिक लगा दो ना, तो तुम ये मान के चलो कि वो 1 मोलर ऐसी क्वांटिटीज में बात कर रहा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो इंटेंसिव हो जाएंगी। मतलब इस हीट एक्सटेंसिव दे रही है, स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव दे रही है, मास एक्सटेंसिव, मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। समझ में आई बात? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो कितना सुंदर पॉइंट दिया है मैंने तुम लोगों को, और यकीन मानो ये 5 स्टार की पावर 5 स्टार पॉइंट है, सही है। क्या है? देखो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर नॉन एडिटिव इन नेचर। लगाओ दिमाग। एक पीएच देखो, एक सॉल्यूशन है ये रहा, पीएच है भैया का 3, दिख रहा है। एक सॉल्यूशन है ये रहा, पीएच है भैया का 8। तो इन दोनों को मिलाऊंगा और तीसरे बीकर में बनाऊंगा तो इसका पीएच क्या 11 हो जाएगा? गलत, ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव में सोचो, एक्सटेंसिव को डायरेक्ट कर सकते हो, मास है, मेरा मास है ना, और मैंने वो एक 10 किलो का बैग और लाद दिया, तो उसके पास भी मास, मेरे पास भी मास, एक्सटेंसिव है दोनों। और अब मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा मास प्लस बैग का मास आ जाएगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी एडिटिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडिटिव। अभी आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, वाइल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव। देखो ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट्स द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं एक बात सुनना, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है। अब एक्सटेंसिव, मोल, एक्सटेंसिव, ध्यान सुनना। अब मैं मोलर मास निकालना चाह रहा हूं। मोलर मास क्या?
गिवन मास अपॉन में मोल। तो ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव। अभी बताया कि भैया जो मोलर मास होता है वो क्या होता है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा मोल, भैया अब आप तो कह रहे थे मास और वॉल्यूम, तो ये मोल क्या आधे हो जाते हैं? हाँ भाई हो जाते हैं, क्यों नहीं जाते? लगा लो दिमाग। एक पानी के मोल, मतलब एक पानी की बॉटल भरी हुई है, उसके अंदर मान लो कुछ x मोल है, तो तुम जब आधा पानी कर दोगे तो मोल आधे हो जाएंगे। भाई H2 के अंदर ज्यादा H2 के अंदर जितने मोल हैं वो O2 के अंदर कोई होंगे, अलग अलग होंगे ना ग्राम्स में। H2 2 ग्राम्स में अलग होगा, O2 2 ग्राम में अलग होगा, N2 2 ग्राम में अलग होगा, दोनों के अलग अलग, सबके अलग अलग मोल होंगे। सही है, मोल सेम हो सकते हैं, तो मोल और मोल को ऐड भी कर सकते हो तुम। जैसे मैंने कहा कि 2 मोल वाटर में 3 मोल अल्कोहल जोड़ दो, तो तुम जोड़ दोगे, कोई दिक्कत कोई है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव तो एडिटिव होती है, जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत ही बढ़िया। देखो मैं आज बहुत धीरे चल रहा हूँ और बहुत डिटेल में चल रहा हूँ। सही है यहाँ तक बात? चलो जी आ जाओ आगे। लो भाई एक और क्वेश्चन आ गया, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या लिखा है। विच इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव सोचो, टेम्परेचर इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। भाई डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम मतलब मास और वॉल्यूम क्या एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। विस्कोसिटी इंटेंसिव, तो मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल। सिंपल बात, नो बकवास। क्लियर? नेक्स्ट ये करो, होल्ड हूं करो फटाफट से। क्या लिखा है? सिस्टम इज चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू बी, स्टेट ए से बी चला गया है, बाय वन पाथ एंड फ्रॉम बी टू ए बाय अनदर पाथ। मतलब एक पाथ से ए से बी बना है और एक पाथ से बी से ए बना है, ठीक है। तो इफ डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2 आर कोरोस्पॉन्डिंग चेंज इन, भाई देखो क्या हुआ है, गया है वापस आ गया है, ओवरऑल जहां से गया वही वापस आ गया। दिमाग लगा लो, ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर आ गया, तो जहां गया वो जीरो, मतलब चेंज जो नेट चेंज होगा वो क्या होगा? जीरो। देखो अब नेट चेंज कहीं है जीरो, क्या पॉजिटिव होगा? नहीं। क्या नेगेटिव होगा? नहीं। क्या जीरो होगा? हाँ। ये वाला भी आंसर नहीं होगा। सिंपल बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलूं आगे? बहुत बढ़िया, आगे चलो 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 चलो, यहाँ पे चलो भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, देखो क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं आया, टॉपिक ही आया। सम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, जैसे मैं सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता हूं। आइसोथर्मल जिसके अंदर क्या जीरो होता है? टेम्परेचर जीरो नहीं होता। मैं देखो ध्यान सुनो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं इस चीज में। आइसोथर्मल में T जीरो नहीं होता, डेल्टा T जीरो होता है। टेम्परेचर जीरो नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। टेम्परेचर ध्यान सुनते जानना, टेम्परेचर जीरो हो ना हो, मे बी और मे नॉट बी, पर ये कंफर्म है, ये होगा ही होगा, तभी आइसोथर्मल होगा। अब ध्यान सुनो, एक ग्राफ ये बना के दिखा रखा है, मैं तुम्हें सारे ग्राफ बना के दिखाता हूं, ध्यान सुनना कैसे। एक ग्राफ है पीटी का, एक ग्राफ है वीटी का, और एक ग्राफ है पीवी का। तीनों ग्राफ, क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। क्या चेंज हो सकता है? प्रेशर चेंज हो सकता है, तो भैया देखो प्रेशर चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों मान लो। क्या भैया जीरो तक जा सकता है? देखो प्रेशर जीरो नहीं होगा, अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट भी हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा, तो इसलिए मैं इसको नीचे टच नहीं कर रहा हूं। आया कॉन्सेप्ट समझ? ठीक है। अब वॉल्यूम देखो, टेम्परेचर सेम, क्योंकि आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और वॉल्यूम स्टार्टिंग में कुछ तो होगा। अब इसका देखो पीवी का ग्राफ देखो। अब पीवी का ग्राफ देखो, वैसे तो यहां बना हुआ है लेकिन मैं तुम लोगों को डिटेल बताता हूं एक बार। देखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और पी और वी का बनाना है तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी बाय वी। और ये कैसा है? इनवर्सली। इनवर्सली का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे। अब ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। समझ में आया ये ग्राफ ऐसे कैसे बना? मैंने तुम्हें सारे ग्राफ बता दिए। हीट इज एक्सचेंज विद सराउंडिंग, सिस्टम इज
प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी तो बात होगी आइसोथर्मल की। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो कैसे बात होगी? समझ में आया ये? क्लियर? चलो आगे। नोट्स आ जाएंगे, नोट्स टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ, तो टेंशन ना लेना। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक BAR, बार, बार मतलब प्रेशर, तो प्रेशर जीरो नहीं होगा, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। फिर सुन लो, प्रेशर जीरो नहीं, चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, बिल्कुल सही। तो डेल्टा P क्या होगा? जीरो होगा। डेल्टा P क्या होगा? जीरो। अब मैं तुम लोगों को इसके सारे ग्राफ बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। एक PT का, एक VT का और एक PV का, इसमें तो एक ही है, मैं तुम्हें सारे बना के दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। PT क्या चेंज नहीं हो रहा? टेम्परेचर, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। VT का ग्राफ, अच्छा VT में तो P है ही नहीं, तो देखो PV इज इक्वल्स टू NRT, V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे चलेगा। समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे होता है। PV का, PV, ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू NRT बाय V। अब ध्यान सुनो, अरे भाई इसमें तो ये लगाना भी नहीं है, प्रेशर तो कांस्टेंट है, लो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाएगा, हो गया, बन गया ग्राफ। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट है। प्रोसेस इन ओपन सिस्टम इज आइसोबैरिक इन नेचर, आइसोबैरिक होती है। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? प्रेशर चेंज नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। ATM 1 ATM का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ओपन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही बना हुआ है। समझ में आया? चलो जी आगे चलो, इस पर आओ। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, अब कोरिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, देखो एक हो गया प्रेशर बैरिक, है ना, एक हो गया टेम्परेचर थर्मल, एक आइसोकोरिक, वॉल्यूम जीरो। सही कहा मैंने? गलत, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, वॉल्यूम जीरो नहीं, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, ठीक है। अब इसके भी ग्राफ देख लो, PT ग्राफ, VT ग्राफ और PV ग्राफ, सही है। अब सुनो, वॉल्यूम जीरो है, PT में तो है ही नहीं वॉल्यूम, देखो PV इज इक्वल्स टू NRT, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V और T, V कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। V और P और V में ये लो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो घटेगा भी बढ़ भी सकता है। सही आ रहा है? आया समझ में? कैसे भी मानो, देखो ये वाला ग्राफ है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसको नीचे से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे से नहीं मानोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं एडिट कर दूं, काला लगा दूं, सही है, ऐसे है। क्लियर है? PV अभी बताया नहीं है, वर्क जो होता है वो P डेल्टा V, V जीरो, वर्क जीरो, सिंपल। प्रोसेस इज क्लोज सिस्टम इज आइसोकोरिक, क्लोज सिस्टम में कुछ और वॉल्यूम ऐड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, ये चलेगा। आगे चलो, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक आ गई, फिर जहां से चले वहीं खत्म, सब जीरो होने वाला है। चलो आगे देख लो क्या 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 जीरो हो सकता है। साइक्लिक, इफ अ सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट, जहां से गई वहां से आ गई, देन ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। The overall change in the value of state function during the complete cycle is zero. समझे? 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 हीरो क्या समझे आप? सब जीरो, साइक्लिक में सब जीरो। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा H जीरो, डेल्टा E जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक भी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मूव हो रही है, काइनेटिक एनर्जी तो मूव हो रही है, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है। सॉल्व देखो, अगर पिघला मेल्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और फ्रीज हो गया तो वापस हो गई, तो अल्टीमेटली नेट जीरो ही हो जानी है, ठीक है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, देखो क्या होता है रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस इज, मम्मी से बात करना, मम्मी मेरे को गोवा घूमने जाना है, मम्मी कहेगी अच्छा किसके साथ जाना है? दोस्तों के साथ जाना है। कितने पैसे लगेंगे? इतने पैसे। कब जाएगा? कब आएगा? ये सारी बात चलेंगी। फिर मम्मी आखिरी में पता है क्या बोलेंगी कि एक काम कर, तू अपने पापा से पूछ लियो। पापा से पूछना तो खतरनाक है। अब पापा से पूछना है इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। पापा, हाँ जी,
मुझे गोवा जाना है, नहीं जाना, खत्म बात। मम्मी से बात करना रिवर्सिबल, तुमने कुछ प्रेशर अप्लाई करा, मम्मी ने कुछ करा, तुमने मम्मी ने, तुमने मम्मी ने, तुमने मम्मी ने, ऐसे चलता रहा। पर पापा से करना, तुमने कुछ अप्लाई करो, पापा ने भेड़ देनी से बंद कर, नहीं जाना, नहीं नहीं मना कर दिया साहब, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसे समझो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, मैंने एक कंटेनर लिया, अब मैं एक बार ना इरिवर्सिबल भी यही बता देता हूं ताकि मुझे अगली स्लाइड पर ज्यादा ड्रामेबाजी ना करनी पड़े। देखो इसके ऊपर ये पिस्टन लगे हुए हैं, सही है, चमक रहे हैं बिल्कुल। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, अब हुआ क्या ध्यान से देखना, ये है एक रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल, मैं इरिवर्सिबल बता रहा हूं, ये क्या है, एक इरिवर्सिबल। एक ईंट लाया, इस सिस्टम के ऊपर ऐसे रख दी, धैड़ देनी सी ब्रिक, ईंट लाया इसके ऊपर रख दी, सिस्टम सट देनी सी नीचे, मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पार्टिकल्स पास पास हो गए ना, प्रेशर बढ़ गया। अब इसके अंदर क्या करा मैंने, उस ईंट को तोड़ के मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। अब छोटे छोटे टुकड़े ना मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं, अब यहां डाल रहा हूं, देखो यहां डाल रहा हूं, इसमें लिख रहा हूं पीस ऑफ ब्रिक, क्या लिख रहा हूं, पीस ऑफ ब्रिक, ईंट के टुकड़े। तो ये थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, 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 थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जाएगा ये भी यहां तक, जाएगा ये भी यहां तक, पर कब जाएगा, जब ये पूरा डल जाएगा। पर लेकिन जब तक धीरे धीरे प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलता जाएगा। समझ में आया? these are very slow process and do not go for completion or take very long time। या तो कंप्लीशन की तरफ जाएगा नहीं, या बहुत समय लेगा, जैसे मैंने अभी बताया। और इरिवर्सिबल, बार ईंट रखी नीचे, सट देनी नीचे, खत्म मामला। जैसे देखो ये लिखा होगा इरिवर्सिबल, देयर आर मतलब दीज आर वेरी फास्ट प्रोसेस एंड कंप्लीट इन शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल। ईंट रखी, वापस से बात करी, मना कर दिया। In an irreversible process, the driving force is much greater than the opposing force। मतलब ड्राइविंग फोर्स समझ रहे हो, ईंट रखी तो ऊपर का प्रेशर जा रहा था, नीचे का कम। पहले क्या हो रहा था, ऊपर से थोड़ा डल रहा है, नीचे से थोड़ा डल रहा है, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू द ऑपोजिट फोर्स चल रहा था रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वेरी कंप्लीट फास्ट हो जाती है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये तो सेकंड लॉ ऑफ भी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहता है। पर क्या है कि भाई तुम बच्चे थे, बड़े हो गए, इरिवर्सिबल। डॉक्टर बन जाओगे, वापस यहाँ तक नहीं आ पाओगे, इरिवर्सिबल। उसके बाद बहुत पैसा कमाओगे, इरिवर्सिबल। फिर एक दिन मर जाएंगे हम सब, इरिवर्सिबल। फिर दोबारा जन्म होगा, आगे चलता जा रहा है, ये जन्म नहीं मिलेगा, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात? पानी की लग रही है जरूरत भाई। अच्छा, इरिवर्सिबल में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल को इंटरनल मान सकते हैं, पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल के बराबर मान सकते हैं कुछ देर के लिए। मतलब पी एक्सटर्नल जो होता है वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करता है। क्लियर है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नीचे का ज्यादा, ऊपर का कम, ऊपर का ज्यादा, नीचे का कम, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सही भाई, समझ रहे हो ना? अभी बताऊंगा सिस्टम क्या ऐसा होता है, गरीब होता है, अमीर होता है, कैसे काम करता है। चलो आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान सुनना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप एनर्जी बना नहीं सकते और एनर्जी बिगाड़ भी नहीं सकते, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ध्यान से सुनना, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जो मैंने बताया, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ना बनेगी ना बिगड़ेगी। कंसिडर कर लेते हैं U1, जो इसने बताया कि भैया U1 कंसिडर कर लेते हैं, तो टोटल वर्क डन ऐसे आएगा। मतलब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊं, डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। मतलब हीट एनर्जी और वर्क डन जितना भी करा, जैसे मैं करूं, जैसे मैं कंसिडर ही करवाता हूं, इफ सिस्टम सप्लाई टू हीट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज
इससे U1 से U1 प्लस Q बैटरी है, तो ये वर्क डन, अगर वर्क डन हो रहा है सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट इज गिवन बाय U2 को मैं लिख सकता हूं U1 प्लस Q प्लस W जितना वर्क हुआ, और मैं U2 माइनस U1 को कैसे लिख सकता हूं भाई, U2 माइनस U1, तो U2 माइनस U1 और U2 माइनस U1 को लिख सकता हूं डेल्टा U, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। जितनी एनर्जी थी उसके पास, फिर मैंने हीट दी, फिर उस पर काम करा, हीट भी दी, काम भी करा, और पहले से उसके पास कोई एनर्जी थी, तो एनर्जी बढ़ गई या घट गई, तो चेंज इन एनर्जी निकाला U2 माइनस U1, तो डेल्टा U हो गया। कोई कोई इसको डेल्टा E भी लिख देता है, तो तुम डरना मत। जैसे यहाँ डेल्टा U लिखा हुआ है और ये और कहीं डेल्टा E नहीं लिखा हुआ, और इसको डेल्टा E भी बोलते हैं और डेल्टा U भी बोलते हैं। लो हमने बता दिया आपको, बात समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू IUPAC, हीट added to the system and work done on the system are assigned to positive value both mode increasing the internal energy। अगर आप वर्क भी कर रहे हो, हीट भी दे रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, सही है, और पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, यही बताऊंगा पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। जैसे अब ध्यान सुनना, कंक्लूजन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, तो ध्यान से सुनना भैया क्या कहता है। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, during an isothermal process of the temperature of the system remains constant, hence delta E 0। लगा लो दिमाग, डेल्टा E 0 क्योंकि डेल्टा T 0, आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल में डेल्टा E भी 0 होता है, डेल्टा T भी 0 होता है। अब ध्यान लगाओ, डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। अब ये 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू Q प्लस W, तो अगर मैं Q निकालूं तो Q इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस W। ये समझ में आया, आइसोथर्मल का ये याद रखना कि डेल्टा T 0 होता है, डेल्टा E 0 होता है, और Q इज इक्वल्स टू माइनस W होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसमें हीट और वर्क देने रखा होता है और पागल हो रखे होते हो तुम लोग, तो भाई हीट निकाल लो या वर्क निकाल लो, एक निकाल लो, दूसरा बस माइनस या पॉजिटिव होगा, मतलब रिवर्स साइन के साथ हो सकता है। ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, ध्यान सुनना, आइसोकोरिक में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज 0 होगा, ध्यान सुनते जाना। जैसे ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस द कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा V 0। अब वर्क सुनो, वर्क जैसे इसमें लिखा है, वो जो वर्क है वो क्या होता है, माइनस P डेल्टा V। अभी बताऊंगा वर्क रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब बताऊंगा, लेकिन अभी बस क्या है, वर्क है, वर्क निकालने का फॉर्मूला माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है, 0, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क 0। देखो हेंस ये, तो नो वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट जब वॉल्यूम रहता है तो कोई वर्क डन नहीं हुआ होता, ये बोला जाता है किसमें, आइसोकोरिक में, बस आइसोकोरिक में, ठीक है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड इक्वल टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है भैया, इंटरनल देखो ये तो 0 ही है, वर्क डन तो 0 ही है, तो डेल्टा ई क्यू के बराबर है। अब अगर हीट बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, सिंपल, उतनी ही बढ़ेगी जितनी बढ़नी है, मतलब दोनों बराबर ही बढ़ेगी। और अगर हम बोलो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, मतलब डिक्रीज हो रही है, अगर हीट निकली है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डायरेक्ट ही है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फर्स्ट लॉ, ठीक। इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट बिहेव्स एज स्टेट फंक्शन, पाथ नहीं स्टेट चेंज, भैया देख लो ना, डेल्टा ई के बराबर है तो ये तो स्टेट फंक्शन है, तो ये भी स्टेट फंक्शन हो गया, सिंपल बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह एकदम क्लियर है, सही है। मैं एक सेकंड पानी का करूं, ठीक है, यहां तक समझते जाना, बस एक सेकंड लगेगा। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो जी, एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ। Adiabatic process, during adiabatic process the system act as isolated है, हीट ना मैटर चेंज, ना हीट चेंज, ना एनर्जी चेंज, ना मैटर चेंज, कुछ चेंज नहीं, क्या हो गई, Q 0। इन सच केस तो क्या बनता है, देखो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, जिसके अंदर Q क्या हो गया, 0, तो Q जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा, वर्क एडियाबैटिक के, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू वर्क एडियाबैटिक। याद करो, आइसोलेटेड एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क एडियाबैटिक के बराबर होता है, क्योंकि जो Q होता है वो 0 होता है, ठीक है।
वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान सुनो क्या कहा, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या करेगा, वर्क डन करो मतलब तुम वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तुम वर्क सिस्टम से कराओगे तो इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। सिंपल बात, नो बकवास। देखो ना, तुम वर्क करोगे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर तुम वर्क ले लोगे सिस्टम से तो घट जाएगी। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूं, यहाँ पर खाली पेज है, इसके बाद समझाता हूं, आइसोबैरिक के बाद समझाता हूं। देखो पी कांस्टेंट, अब इसके अंदर तो पी है ही नहीं तो ये एज इट इज ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल आ गया, मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर दूं, अगर न्यू स्लाइड ऐड कर दूं, ये ब्लैंक, ठीक है जी। अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें क्या सिस्टम बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि जो सिस्टम होता है ना बच्चों, वो एक गरीब सिस्टम है। तुम्हारे सारे साइन कन्वेंशन आगे हैं और सब खत्म हो जाएंगे इससे एक ही बार में। गरीब सिस्टम का मतलब सोचो, देखो एक गरीब आदमी बैठा है ना, मंदिर कहीं भी बाहर बैठा हुआ है किसी भी जगह के, और वो तुमसे मांग रहा है पैसे, मतलब कैसे भैया दे दो अल्लाह के नाम पे चल रहा है, तो उनने क्या करा, तुमने उसको पैसे दे दिए। अब तुम पैसे देके ना तुम्हें अच्छा फील होगा कि यार आज मैंने किसी की हेल्प करी। कोई भूखा आदमी बैठा, तुम उसको खिला दोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं गरीब हो गया, नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैंने आज किसी की हेल्प करी, है ना, सही बात है ना। मतलब जब भी तुम गरीब को कुछ दोगे तो तुम्हें पॉजिटिव फील होगा, सही बात है ना। तो वैसे ही सिस्टम क्या है, गरीब। अगर तुम सिस्टम पर काम कर दो, तुम सिस्टम पर क्या कर दो, काम कर दो, तो वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लिख रहा हूं मैं, वर्क, वर्ड लिख दिया, खतरनाक है भैया, हम भी हल्की तो मत समझना। वर्क डन बाय सराउंडिंग्स, या फिर और वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क करा है, समझ में आया। अब दूसरा, सिस्टम से वर्क ले लिया मतलब नेगेटिव वर्क, कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क, अबे ये भी लिख दिया वर्ड, वर्क डन ऑन सराउंडिंग्स। सही है, सराउंडिंग्स पे वर्क कर रहे हो, समझ में आया। दूसरा समझो, बहुत ही खतरनाक चला है आज तो पेन। अगर तुम सिस्टम को हीट दे रहे हो, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, मैं लिख रहा हूं यहां पर, हीट रिलीज्ड बाय सराउंडिंग्स, या फिर और लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम को तुमने कुछ दे दिया पॉजिटिव, सही है। दूसरा, तुमने सिस्टम से हीट ले ली, नेगेटिव हीट, नेगेटिव है, कैसे, हीट रिलीज बाय सिस्टम, हीट रिलीज बाय सिस्टम और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग ने ले ली तो इसका मतलब सिस्टम ने दी, और सिस्टम ने दी तो नेगेटिव। गरीबों से कुछ भी लोगे नेगेटिव, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझ में आया। सिस्टम ऐसे कर देगा काम, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, हरा पीला नीला हरा, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, बहुत बढ़िया, चलते जाओ भाई। एग्जाम्पल आया आपके लिए, मुझे तो लगता है अब आप निकाल ही दोगे। इस सिस्टम एक्सपेंड, भाई साइड हो गया, पॉज कर लो, करके देखो, मैं करा रहा हूं, फिर देखो आगे करके देखना, ठीक है। गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर होना चाहिए। इस सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम इतने टू इतना, मतलब V2 इज इक्वल्स टू 10 लीटर, V1 इज इक्वल्स टू 5 लीटर, लीटर 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 लीटर। अब ध्यान सुनना, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं ऐसे करके, ऐसे, जल्दीबाजी नहीं कर रहा, अब मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूं,
ठीक है, तो मैं डेल्टा V लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5, मतलब डेल्टा V की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 लीटर। ये समझ में आ गया? सही है। अब अगेन द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 ATM, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 2 ATM, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। और इफ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इतनी एनर्जी, अच्छा देखो इंटरनल एनर्जी निकालनी है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। गलत तो नहीं कहा मैंने? अब तुम्हें इसने क्यू तो दे रखा है, कह रहा है इफ इट एब्जॉर्ब्ड, इतने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ध्यान सुनना क्या कह रहा है, इफ इट एब्जॉर्ब इतनी जूल ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस, एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी बतानी है। देखो सबसे पहले मेरे को वर्क चाहिए, तो मैं वर्क निकाल रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब पी एक्सटर्नल कितना है 2, माइनस 2 इंटू 5, इसका मतलब क्या आ गया 10 माइनस का। अब रुक जाओ, ये आया लीटर एटीएम, ठीक है। तुम्हें जाना जूल्स पर, क्योंकि ये जूल है तो तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 101.3, लगभग 101 से, है ना। तो देखो मैं इसको यहां से पॉइंट हटा रहा हूं, यहां से हटाया, आंसर आया 1013 माइनस। ये समझ में आ गया? क्लियर है माइनस का? बहुत बढ़िया। अब ये इनने एब्जॉर्ब करा है तो इसका मतलब Q डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 800 माइनस 1013। 1000 से जब माइनस करोगे तो 213 आ जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस 213 जूल। दैट इज योर करेक्ट आंसर। और अब मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं बताई है, मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन कराया, बहुत डिटेल में। अब मैं तुम्हें जल्दीबाजी बताऊं कैसे होती है। देखो इतना चेंज हो रहा था, इतना, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू क्या थी 800, है ना। और ये मैं दिमाग में सॉल्व कर रहा हूं कि भैया चेंज आया 5, 2 ATM के बराबर मतलब 10। अब 10 इंटू 101.3 दिख रहा है ना, 101.3। अब मैं इसमें से घटा देता, आंसर आ जाता क्या -213। और यकीन मानो अगर इसके अंदर ऑप्शंस होते और अगर लिखे होते तो अगर पॉजिटिव वाले ऑप्शन थे तो हट ही जाते, और अगर हम उसमें से देख लेते तो आंसर हमें डायरेक्ट भी शायद पता चल जाता, पर ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो हमने पूरा मेंटोस तरीके से और सिंपल तरीके से, दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। इस तरीके से सीखो, पर करना तुम उस तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूं, मेंटोस तरीके से क्वेश्चन करने वालों की ही जीत होगी। नॉर्मल क्वेश्चन तो 11वीं और 12वीं क्लास करती है, समझ लो भाई, साफ बात है। कड़वी लगेगी, सीख लो, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर सीखोगे यही तो यही करोगे। इसलिए मैं जल्दी सिखाता नहीं हूं ये कि भाई मैं डिटेल में, अरे डिटेल तो 11वीं 12वीं को सिखाऊंगा ना यार, तुम 11वीं 12वीं में कोई हो, तुम्हें डिटेल सीख लो, पर मैं मेंटोस पर हमेशा रहूंगा। जो मेंटोस तरीका सीख गया, जो मेंटोस में अप्रोच लगाना सीख गया, उसकी जीवन में मेंटोसनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। नए टर्म आई है मेंटोसनेस, ठीक है, तो ये बढ़ जाएगी। चलो आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लो भाई, हीट और वर्क आ गया। हीट और वर्क अभी पढ़ा है, हीट और वर्क तो फटाफट से खत्म कर देते हैं कि भैया हीट और वर्क जो बोथ होते हैं आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट व्हाइल वर्क इज डन टू द इम्बैलेंस ऑफ द जनरलाइजेशन फोर्स। भैया वर्क फोर्स लगाने से इम्बैलेंस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो हीट होगी वो टेम्परेचर से चेंज हो जाएगी। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलें आगे, बहुत बढ़िया। हीट एक्सचेंज, हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लो into or out to the system because difference in the temperature between the thermodynamic system it is surroundings by the path function। भैया हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि तुमने एक जगह रखा 0 100, 0 से 1 2 3, बर्फ जमने टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं कि कटोर लेके गए, मम्मी ने कहा जा बेटा इसको बर्फ जमा दे, तुम गए 1 2 3 निकाल रहा है, हो गया। अरे ऐसे कोई होगा गुरु? ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता, पाथ फंक्शन है, स्टेट नहीं है। According to IUPAC conversion, heat not given by the system is expressed by the negative sign। जो मैंने बताया अभी यार वही है भाई, जो मैंने बताया वही है अभी, साइन कन्वेंशन। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कब होगा? जब हीट रिलीज करेगा, हीट गेन करेगा। पढ़ लो यार, ये लिखा हुआ देख लो, मैंने पढ़ा दिया। सिस्टम गरीब है, कुछ दोगे पॉजिटिव, कुछ लोगे नेगेटिव, चेक कर लो। देखो हीट इज फ्लोइंग इनटू द सिस्टम, दे रहे हो पॉजिटिव, आउट ऑफ द सिस्टम ले रहे हो नेगेटिव। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह बिल्कुल क्लियर है।
चले आगे, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा खींच दिया। साइन कन्वेंशन भाई ये भी बता दो, वर्क डन का मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे भी चेक कर लो। अगर तुम कुछ दे रहे हो पॉजिटिव, कुछ ले रहे हो नेगेटिव, देखो जैसे क्या लिखा कि भैया नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क करा नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। सिंपल बात, नो बकवास में पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल पढ़ा चुका हूं, ये बिल्कुल सही समझे हो। लो भैया आ जाओ, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क। नॉन पीवी वर्क इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं गिव्स फ्री एनर्जी में, डिग्री ऑफ रैंडम और बहुत सारी एंट्रोपी में पढ़ेंगे। वर्क डन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब मैं तुम लोगों को चीजें सिखाता हूं, ध्यान सुनना। क्या इसके बाद कोई खाली स्लाइड है हमारे पास? क्वेश्चन है इसके बाद, तो इसको मैं अगर न्यू स्लाइड ऐड कर लूं या फिर इसको साइड में कर दूं, ये नहीं हो पाएगा साइड में भाई, हमें नहीं आता साइड में करना, मतलब हो तो जाता होगा, हमें नहीं आता, ठीक है। तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए मैं केस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना यार, इसको ना करना ही पड़ेगा साइड में, एक सेकंड रुको, हो जाएगा साइड में शायद। ध्यान सुनना भैया मैं क्या कह रहा हूं। ना 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 गुरु, ये नहीं होगा ऐसे, मतलब हो तो जाएगा, अभी हमें नहीं पता कैसे होता है, इसको तो बड़ा ही करना पड़ेगा वापस, इसको तो 60 करूं, सही है भाई। दूसरी स्लाइड भी ऐड कर देता हूं, अपन को इतना ज्यादा, अपने को इतना डिटेल का नहीं पता है, नई स्लाइड ओपन करते। ध्यान सुनना, मैं अब क्या बता रहा हूं, यहां से देख के एक बार वहां बता दूंगा, ध्यान सुनते जाना। सबसे पहले मैं ना एक बार रिवर्सिबल के लिए बता रहा हूं, ध्यान सुनना। रिवर्सिबल के लिए बता दूंगा एक बार इरिवर्सिबल मतलब पी एक्सटर्नल होगा, पी इंटरनल बराबर नहीं होगा, तो मैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए दोनों के लिए बता रहा हूं, ध्यान सुनते जाना। मैं क्या करने वाला हूं, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से, मतलब इरिवर्सिबल के लिए क्या होने वाला है। इरिवर्सिबल क्या होता है सोच के बताना जरा, सोच के बताओ इरिवर्सिबल क्या होता है। जो नीचे रखा सिस्टम नीचे, वो भी नीचे, खत्म बात, कुछ नहीं हो रहा चेंज। तो अब ध्यान से देखना मैं कर रहा हूं, इरिवर्सिबल के लिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा टी, ध्यान देखना मैं क्या लिख रहा हूं। वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सही है? यहां तक दिख रहा है? बिल्कुल सही। अब ध्यान सुनना, मैं ना डेल्टा वी की वैल्यू चाह रहा हूं और एक्सटर्नल, ध्यान सुनना मैं कैसे कर रहा हूं। मैं डेल्टा वी की वैल्यू चाह रहा हूं अकॉर्डिंग टू, यार वैसे ना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। अब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय पी। अब मुझे डेल्टा निकालना है, तो भैया देखो मैं क्या लिख रहा हूं, v2 के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर एन आर टी बाय पी टू, और v1 के लिए लिख रहा हूं एन आर टी बाय p1। वैल्यू पुट करो इसमें, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, सही है। अब v2 बाय v2 माइनस v1 लिख रहा हूं, माइनस पी एक्सटर्नल, v2 की जगह में लिख रहा हूं देखो क्या, एन आर टी बाय p2 माइनस एन आर टी बाय p1। अब इसमें से एन आर टी कॉमन ले लूं तो वर्क का एक फॉर्मूला बनता है माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1। ये बनता है तुम्हारा वर्क इरिवर्सिबल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? वर्क इरिवर्सिबल का फॉर्मूला। अच्छा ध्यान सुनना, अगर P2 P1 P2 दे रखा और एक्सटर्नल दे रखा, तो P2 को तुम लगभग बराबर मान सकते हो P एक्सटर्नल के, P2 को तुम लगभग बराबर मान सकते हो P एक्सटर्नल के, पर जब नहीं दे रखा हो, जब दे रखा हो तो उससे मान के चलना, सही है? हो गया, समझ में आ गई बात। अब मैं तुम लोगों को एक बार इरिवर्सिबल के लिए बता देता हूं, सॉरी रिवर्सिबल के लिए। अब एक बार रिवर्सिबल के लिए न्यू स्लाइड आ गई भाई, आ गई, अपना को करना आ गया रॉक। सुनो 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 सुनो, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, डेल्टा वी, सही है यहां तक बात? अब ध्यान सुनते जाना, मैं क्या लिख सकता हूं, पी एक्सटर्नल को
पी इंटरनल के बराबर लिख सकता हूँ क्योंकि रिवर्सिबल है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल डेल्टा वी, और पी की जगह मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इज इक्वल्स टू एन आर टी बाय वी। अब मैं पी की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी की जगह एन आर टी, पी की जगह रख रहा हूँ एन आर टी बाय वी इंटू डेल्टा वी। ध्यान सुनते जाना, मैं अब इंटीग्रेशन करने वाला हूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन आर टी इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी बाय वी, और कहां से कर रहा हूं मैं, V1 से V2 कर रहा हूं, V1 से V2 कर रहा हूं। तो ध्यान से देखते जाओ, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, ऐसे को मैं ऐसे लिख रहा हूं मोड ऑफ एल एन वी V2 से V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन V2 माइनस एल एन V2 माइनस एल एन V1। अब एल एन V2 माइनस V1, लॉग का एक कॉन्सेप्ट होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी को मैं लिख सकता हूं एल एन V2 बाय V1। लॉग एल एन मतलब लॉग ए बाय बी को लिख सकते हैं लॉग ए माइनस बी, तो इस तरीके से लिख दिया। अब मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.303, ये माइनस एज इट इज माइनस 2.303 एन आर टी, एल एन चेंज हो चुका है लॉग में, और V2 बाय V1, ये बना फॉर्मूला। समझ में आया। और मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, तुम्हें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होते हैं, तो अगर मैं V2 बाय V1 लिखूं तो ये P1 बाय P2 हो जाएगा। अब मैं इसको इसमें दोबारा पुट कर रहा हूं, और देखो क्या लिख रहा हूं आपकी बार, वर्क का फॉर्मूला एक और आया, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P1 बाय P2। अगर यहाँ V2 बाय V1 है तो यहाँ P1 बाय P2 रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई, पूरी डेरिवेशन दी है मैंने तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। चलें आगे, क्लियर है ना इंटीग्रेट करके। चलो भाई, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन करके दिखा दो भैया क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा है ये मुझे होमवर्क दे देना चाहिए। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओपन बीकर में हो रहा है, 1 बीकर में कर रहे हो भाई, करो एक बार, इसको पॉज करके करना है एक बार फटाफट से। क्वेश्चन हो गया, चले चलो जी, चलो करके दिखाओ। अरे यार लाइव कोई चल रहा है ऐसे पील देंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनते जाओ। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ जिंक इज डिसॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, और ओपन बीकर में हो रहा है। अगर ओपन बीकर में बात चली रही है तो ओपन बीकर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगाओ, काम हो गया। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ठीक है भाई, हो जाएगा। क्या लगाओगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। समझ में आया। जिंक इज डिसॉल्व इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बताना है और ओपन बीकर में बताना है, इतने के लिए कंडीशन है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगा, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। तो भाई कैलकुलेट कर दे, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब भाई पी एक्सटर्नल कितना, ओपन बीकर में है तो 1 माइनस 1 इंटू डेल्टा वी कितना चेंज हुआ, 1 मोल के लिए कितना चेंज होता है, 22.4। 1 मोल में कितने लीटर, 22.4 कर दोगे, आंसर आ जाएगा माइनस 22.4। सही है। ओपन क्लोज बीकर की बात कर रहे हो तो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना होगा, 0, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। दैट इज योर आंसर। सही है। नेक्स्ट पे चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या है। कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म्ड व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली। अच्छा, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। सही, माइनस 2.303 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2 मोल, आर की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 कैलोरीज में, निकाल देंगे आंसर। टेम्परेचर कितना है, 298, ठीक है। लॉग V2 50 बटे 15, काट देना, 5 3 15, 5 10, 10 माइनस 30, ठीक, 10 माइनस 3, तो माइनस 2.303 इंटू 4 इंटू 298 इंटू, देखो 10 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0.4,
सही है, 10 की वैल्यू 1 और log 3 की वैल्यू 0.4, तो आंसर आ गया 0.6, है ना। अब कैलकुलेट करो तुम इसको, कहाँ है कैलकुलेटर, ये रहा, देखना जी कैलकुलेट कहाँ गया, आया नहीं क्या, आ गया, देखो क्या आ गया, 2.303 इंटू 4 इंटू 298 इंटू 0.6, क्या आया 1646.10, इतना आंसर होगा लगभग कैलोरीज में, ऐसी वैसी जगह नहीं, कैलोरीज में होगा, ठीक है। दिख रहा है यहां तक सबको, कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो। चले आगे, बहुत बढ़िया, अब ध्यान से देखते जाओ, हट जा भैया, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो ये प्रैक्टिस सेशन शुरू हो गया भैया आपका। प्रैक्टिस सेशन में हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आया इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, ए प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। भैया कहां बात चल रही है, रिवर्सिबल में बात चल रही है। तो रिवर्सिबल के लिए अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं क्या होगा, सराउंडिंग्स करके टिक करके आंसर करो, सराउंडिंग्स एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम, नहीं, द सराउंडिंग्स आर ऑल, हाँ भाई ये है, इक्विलिब्रियम पर होगा ना, याद करो, एक्सटर्नल और इंटरनल के बराबर होता था लगभग, इक्विलिब्रियम पर होगा रिवर्सिबल में। मैं बात सिर्फ और सिर्फ यार रिवर्सिबल की करके बैठा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन इनमें से स्टेट फंक्शन नहीं है, बताओ। स्टेट फंक्शन मतलब पाथ फंक्शन है, ये तीनों स्टेट फंक्शन है, हीट पाथ फंक्शन है, धीरे धीरे बढ़ती है, अभी अभी बताया था, इससे अभी इसी लेक्चर में बताया पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट देनी है भाई, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी, फॉल्स स्टेटमेंट, तो बताना एक बार क्या होगा। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, यही है भाई फॉल्स, तो यही है फॉल्स। टेम्परेचर स्टेट फंक्शन, ठीक है। चेंज इन द स्टेट ऑफ कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर स्पेसिफाइड, ठीक है। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड, ठीक है भाई साहब, ये फॉल्स है, स्टेट फंक्शन वाला, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज मारो करके देखो, ये अच्छा है भाई, पॉज मार के करके देखना। ए वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड, वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है वाला भी अभी कराया है भाई, पीछे ही कराया है, वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब वॉल वैक्यूम में एक्सपेंड हो रही है, एक्सटर्नल एनर्जी जीरो, तो आंसर है जीरो। समझ में आया, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड भाई। ये यहां चल रहे हैं प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, मतलब ये चैप्टर वाला अभी टॉपिक है, आखिरी में जैसे फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेशन आया वो अलग लाऊंगा, मीटर वाले क्वेश्चन, ये मीटर वाले क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिस सेशन है बस इसका, मतलब ये इन क्वेश्चनों के ब्याफ पर चल रहा है, अभी जितना टॉपिक पढ़ा है उतनों का प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर एक पूरा प्रैक्टिस सेशन जो होल चैप्टर का होगा वो भी आएगा, जब उसमें मीटर वाले क्वेश्चन होंगे कि इजी है, मॉडरेट है, टफ है, कैसे है, ठीक है। तो इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में बताना है, ऐसी वैसी जगह मत बताओ भाई। आइसोकोरिक प्रोसेस इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का बता दो कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, बता दो क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब तो समझ ही रहे हो तुम लोग, आइसोकोरिक मतलब कि भैया डेल्टा वी जीरो है, वी नहीं डेल्टा वी जीरो है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में बात करूं तो वर्क जीरो हो जाएगा, देखो मैं क्या लिखता हूं, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा जीरो, तो मतलब क्यू और डेल्टा यू आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो हीट उतनी ही होगी जितनी एब्जॉर्ब होगी, मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी होगी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब। देख लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू, डेल्टा यू जितना होगा उतना ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैलकुलेट करो। ए सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल्स ऑफ हीट एंड वर्क डन इक्विवेलेंट टू ये दिस। अच्छा चलो भैया करके देखो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ए सिस्टम एब्जॉर्ब हीट 600 पॉजिटिव एंड इक्विवेलेंट वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग्स माइनस 300, क्या आ गया 300, वो भी प्लस का जूल में, डेल्टा यू कर दो आंसर। साफ बात, नो बकवास, और मैं देख ही सकता था। देखो भाई दिमाग लगा लो, अगर मैं मेंटोस तरीके से देखूं, मैं मेंटोस तरीके से क्वेश्चन कर लेता, या तो इन दोनों को प्लस करना था या माइनस, या तो इन दोनों को प्लस करना था माइनस, डेल्टा यू मतलब यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो या प्लस होगा या माइनस, चाहे हीट हो एब्जॉर्ब हो चाहे कुछ भी, अगर दोनों माइनस में हो तो प्लस करके माइनस का आंसर आ जाएगा।
दोनों प्लस में हो तो प्लस का आंसर आएगा, एक माइनस प्लस में होगा तब भी माइनस या प्लस ही करना है। तो या तो आंसर 600 और 300 का 900 आएगा, या तो 900 आता, चाहे माइनस और प्लस में आता, या 300 आता। देखो ना 600 आता, ना 400 आता, ना 500 आता, ऐसे करते थे। इसको ये लगाने की जरूरत भी नहीं थी। मेंटोस तरीका समझ में आया? मैं तुम्हें अब करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन और मेंटोस तरीका बताता रहूंगा, ठीक है? मेंटोस तरीका समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन व्हेन 2 मोल, भाई ये अच्छा आया, ये अच्छा आया। फाइंड द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। भाई अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर बताना, तो ध्यान देखना मैं वर्क निकाल रहा हूं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल कितना है, कहां है पी एक्सटर्नल, 1 atm इंटू डेल्टा वी कितना है 35। क्या आंसर आया, -35। अब सुनो, ये तो लीटर एटीएम में आया है, आंसर पूछ रहा है कैलोरीज में। आंसर किसमें पूछ रहा है, कैलोरीज में। तो अब मैं कैलोरीज में जाने के लिए क्या करूंगा, 24.2 से कैलोरीज में ले जाऊंगा इसे। किससे ले जाऊंगा, 22.4, वो सॉरी 22.2 से, ठीक है। देखो मैं इसको लेके चल रहा हूं एक बार कैलोरीज में, कैलकुलेट कहां गया, तो 24.2 इंटू 35, क्या आंसर आया 847। कैलोरीज में निकालना था, निकाल दिया। किलो कैलोरीज में नहीं निकालना था, कैलोरीज में निकालना था, निकाल दिया। 847, सिंपल। ये भाई ज्यादा कोई भसूड़ी नहीं थी, आसान क्वेश्चन था, कांस्टेंट प्रेशर पे बताना था, आइसोबैरिक प्रोसेस थी। क्लियर है? चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सटेंसिव विस्कोसिटी इंटेंसिव टेम्परेचर वो भी होती है, डेंसिटी भी, ऑल ऑफ दीज ना, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। करते जाओ पॉज करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव, मोलैरिटी होती है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होते हैं, तो मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इससे पहले वाला भी ऑल ऑफ दीज था क्या, हाँ दोनों ही ऑल ऑफ दीज है। विस्कोसिटी भी होती है, टेम्परेचर भी इंटेंसिव होता है, डेंसिटी भी इंटेंसिव, ठीक है भाई, सही है, दोनों सही है। वार्मिंग अमोनिया क्लोराइड विद अ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ओपन सिस्टम, टेस्ट ट्यूब इज ओपन सिस्टम। यहां तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत? चलते जाओ भाई, चलते जाओ भाई, चलते जाओ। ये आओ भाई, द वर्क डन इज ER, भाई ERGS में निकालना है, फॉर द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, ठीक है। इतने लीटर से इतने लीटर हो रहा है, देखो मैं ERG में निकाल रहा हूं वर्क, -2.303। मैं इसमें लिख रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट भी आंसर लगवाया था मेंटोस तरीका, पर मैं तब भी लिख रहा हूं 2.303 इंटू N 1 मोल, R 8.314 इंटू, देखो ERG में निकालना है, वर्क जूल से निकालते हैं, जूल से, तो 10 की पावर 7 आ जाता है, 10 की पावर 7 आ जाता है ERG में निकालने में। तो NRT टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री, मतलब 298 इंटू लॉग V2 बाय V1 20/10, आंसर आया 2। मैच करो कौन सा मैच हो रहा है, 2.303 298, ये नहीं होगा, 0.3 नहीं है, ERG में निकलेगा, ये हो जाएगा मैच, पूरा मैच हो गया। ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है क्या 8.3, रुक जाओ भाई, ये भी लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, लॉग की वैल्यू गलत है। देखो मैं पता है इसको मेंटोस तरीके से कैसे करता है, ध्यान सुनना, मैं तुम लोगों को करके बता रहा हूँ। ERG में निकालना मतलब 10 की पावर 7 वाले आंसर होते, फिर मैं देखता बाकी सब तो मैच हो रहा है ना, इसके अंदर बस एक चीज मैच नहीं हो रही, लॉग टू लॉग, तो मैं इसको निकाल कर भी आंसर निकाल लेता, पर मैंने तुम लोगों को पूरा लिख के सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ, मजाक करते जाओ। भाई बताओ इसका आंसर, उसका आंसर बताते जाओ भाई। फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस H2 से ये हुआ, इट एब्जॉर्ब इतना एनर्जी हुई, तो भैया अगर कुछ तो एनर्जी थी तो चेंज ही आया होगा, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ, नहीं भाई जितनी हुई है उतनी ही होगी ना, ये नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस, पहले भी तो कुछ आया होगा, पहले भी तो कुछ एनर्जी होगी, ये भी नहीं होगा।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द, हाँ ये इतना ही चेंज आया होगा, एनर्जी में इतना ही चेंज आया होगा, पहले कुछ होगी फिर बाद में कुछ आएगी, तो इसने चेंज ही दे रखा तो चेंज ही लिख दिया हमने, सीधा आंसर आ गया, डी नहीं होगा। एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम एन इनिशियल V1 इनटू वैक्यूम, वैक्यूम है तो क्या जीरो हो जाएगा, प्रेशर जीरो, ये समझ में आया। अब अगर प्रेशर एक्सटर्नल जीरो है, एक्सटर्नल प्रेशर है जीरो है, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये समझ में आया। उसके बाद आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब डेल्टा यू जीरो हो जाएगा और डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। अब देखना एक बार कोई मैच हो रहा है, डेल्टा यू नॉट जीरो नहीं, ये वाला नहीं होगा, डेल्टा यू नॉट जीरो ये वाला नहीं होगा, डेल्टा यू नॉट जीरो ये वाला नहीं होगा, अरे तो किसी वो लिखने की जरूरत नहीं थी, इससे ही हो गया। अब मैच कर लो, डेल्टा यू भी जीरो, जब यू जीरो डब्ल्यू जीरो तो क्यू भी जीरो, सब जीरो मतलब जीरो बटा लुल, समझे। करो जी कैलकुलेट, कैलकुलेट द वर्क इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस रिवर्सिबली 1 बार से इतना एट अ कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, रिवर्सिबली। अब सुनते जाना, मैं तुम्हें करते करते मेंटोस तरीका बता दूंगा। -2.303 NRT, N R 8.314 NRT लॉग बार एटीएम के बराबर ही होता है, लगभग मैं लिख रहा हूं 5 नहीं आएगा भाई, पहले 1 आएगा, P1/P2 होता है, V1/V2 में V2 होता है ऊपर, इसमें क्या होता है P1/P2, ठीक है। तो मैं P1/P2 को क्या लिख रहा हूं यहां पर, सीधा 1/5, सही है। log 1 की वैल्यू 0, सुनते जाना मैं क्या बता रहा हूं, मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाना, मैं आंसर ही बोल रहा हूं डायरेक्ट, फिर मैं सॉल्व भी करके दिखा दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया सॉल्व करके मेंटोस तरीका बताते हो, नहीं, बिना सॉल्व करे देखो मैं क्या सोच के बता रहा हूं तुम लोगों को। यहां से आंसर माइनस में आएगा, तुम्हें साफ पता चला, log 1 की वैल्यू 0 और 5 की वैल्यू 0.69, मतलब लगभग 7 के आसपास मान लो, है ना। तो यहां से आंसर आएगा माइनस, माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब 2 8 3, देखो इसमें कितने पॉइंट है, इसके पॉइंट सब गायब कर देंगे तो बड़ा छोटा आंसर आएगा, देखो काफी छोटा आंसर आएगा, तो मेरे हिसाब से 4 आंसर आएगा, 18 आंसर नहीं आएगा, इतना बड़ा है नहीं। कैलकुलेट कर लेते हैं, अब आ जाओ देख लो। वर्क इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू 1 तो कुछ है ही नहीं, 8.314 इंटू 300 इंटू -0.769 होता है वैसे, लाओ मैं 69 ही लिख देता हूं, कहीं आधे बोले ये क्या कर दिया, देखो मैं 69 ही कर देता हूं, 0.69, ठीक है। वैसे भी लॉग की वैल्यू जो होती है ना भाई साहब, वो बड़ी ही कौन सा अनप्रिडिक्टेबल सी होती है ना, थोड़ी राउंड ऑफ में ही होती है, तो तुम राउंड ऑफ लेके कर सकते हो, कोई इतनी बहुत भसूड़ी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप सभी के लिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करके, और मैं देखता हूं कि क्या जो मैंने मेंटोस तरीका लगा के ये वाला आंसर बोला है, क्या ये सही है या नहीं। आ जाओ, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, ओए ये क्या लिख दिया 300, सही है। देखो आने लगा आंसर, आने लगा, अभी रुक जाओ, N2, अब तुम बोलोगे ये कितना आंसर लाया और भैया और क्या बोल रहे थे, 0.69, क्या आंसर आया मेरा भैया 39363, 4 के आसपास। क्यों, ये भैया ये तो आपका आंसर ये आ रहा है 3963.45, बिल्कुल सही, मैं भी तो ये कह रहा हूं। तो अगर तुम इसको किलो जूल में ले जाओगे तो यहां पर पॉइंट आ जाएगा, और 39 मतलब 4 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, इतना बड़ा आंसर आ ही जाएगा। समझ में आया, क्योंकि राउंड ऑफ ले लिया ना, काफी चीजें राउंड ऑफ कर दी ना अपन ने, तो राउंड ऑफ करके तो हो ही जाएगा ये, पर हमारा आंसर आ गया। मैंने सोचकर टिक करने की कोशिश करी थी और मेरा सही बैठा, तुम भी सोच पा रहे हो तो सही बैठ रहे हो। अगर तुम ऐसे सारे क्वेश्चन बनाओगे तो भाई तुम नीट की तैयारी गलत कर रहे हो। तुम अभी 11वीं 12वीं में ही हो, तुमसे 11वीं 12वीं नहीं छूट रही है ना भैया। देखो डिटेल्ड में क्वेश्चन आना चाहिए पर करना नहीं चाहिए, आना चाहिए नो डाउट, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाऊंगा, पर तुम्हें नहीं करना डिटेल में, तुम्हें तो दिमाग लगा के जल्दी सॉल्व कर देना ना, कि भैया इससे आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, इतना बड़ा आंसर बैठेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके छोटा वाला आंसर होगा, हो गया खत्म। मेरे को तो समझ में आ रहा है मेंटोस तरीका, तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है देखो। गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली,
वर्क डन बाय, अच्छा गैस से वर्क डन करवाना है, आइसोथर्मली हो रहा है, डेल्टा टी जीरो हो गया, ठीक है। अब डेल्टा थ्री और रिवर्सेबल ही है, अब ध्यान सुनना, रिवर्सेबल ही है मतलब माइनस में, मतलब वर्क निकालना है तो माइनस में होगा, है ना। उसके बाद डेल्टा जो ये है गैस एक्सपेंड आइसोथर्मल एंड रिवर्सली वर्क डन बाय द गैस, ये भाई क्या होगा, ये माइनस में, उसके बाद जो निकल रहा है वो माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो मैं सिखा रहा हूं, देखो ध्यान सुनना, डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या है जीरो, तो Q प्लस डब्ल्यू, तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, ये समझ में आया। और वर्क का फॉर्मूला पहले से ही माइनस में होता है, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, तो माइनस वो और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो मैक्सिमम वर्क निकल कर आ जाएगा। देखो इसका माइनस मैं लिख, अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं, इसका माइनस ये रहा और वर्क की वैल्यू पुट कर रहा हूं माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, माइनस माइनस प्लस, तो Q इज इक्वल्स टू आ गया प्लस 2.303 nRT log V2 बाई V1, प्लस में मैक्सिमम आंसर आता है। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, खत्म हो गया भाई, मतलब लेक्चर खत्म हो गया। ज्ञान ये है, समुंदर में उतरे हो, छोटी सी कश्ती है, फेंस जो ले रखे हैं चलाने वाले, नाव चलाने वाले, वो तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, या अगर तुम जेई हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है। केमिस्ट्री तुम सबके लिए कॉमन है, तो वो तुम्हारा पर्टिकुलर वाला है जो तुम्हें हमेशा ही हेल्प करेगा, तो इसको कॉन्टिन्यूस चलाते रहो, रोको मत। एक सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट को नहीं रोकना चाहिए, सबको एक साथ चलाते रहना चाहिए। आज क्लास में ये ओवर करता हूं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बच्चों, बाय।